हम लोगों ने कल क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। टॉपिक था सतत विकास। हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने सब हेडिंग बनाई थी। पहली चीज़ क्या थी उसमें, उसका कॉन्सेप्ट, मतलब हम सतत विकास से समझेंगे क्या है ना। दूसरा क्या चीज़ था, सतत विकास के लक्ष्य क्या थे ना। और तीसरा क्या था, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत बनाए गए हैं। अगर उन चीज़ों को फॉलो किया जाए ठीक से तो सतत विकास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई बताएगा सतत विकास के जो लक्ष्य बताए गए कितने लक्ष्य हैं? सतत विकास के लक्ष्य इसमें से बताओ अभी। देखो ये चीज़ होती है, द्वारा नहीं कह सकते हैं, मगर ये 5 लक्ष्य आपने बताया, सर 5 ही लक्ष्य बनाए हैं। UNSDG है, इसके 17 हैं। लेकिन ऐसे सिंपल में जो सतत विकास का कॉन्सेप्ट होगा उसमें 3 लक्ष्य बताए गए हैं। क्या क्या? दूसरा है सामाजिक समावेशन ना, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। हाँ, समझ में आए? ये चीज़ लिखाई जा चुकी है, बस एक तरीके से मैं समराइज कर रहा हूँ शुरुआत इंट्रोडक्शन के लिए। इसमें देखो जो आर्थिक समृद्धि होती है किस पे डिपेंड होती है। अभी कल मैंने इस डिटेल में बताया था, कोई भी आर्थिक गतिविधि होगी किस पे डिपेंड होगी, वो हमारे पर्यावरण पे होगी ना। कि हमें जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो हम डेवलपमेंट करेंगे। नेचर से हमें क्या मिलेगा, जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे उसको इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से मिली हुई चीज़ों को आर्थिक समृद्धि होता है। तो हमारा लक्ष्य अभी तक पहले क्या था कि आर्थिक समृद्धि ही था। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, औद्योगिक क्रांति आती है, वहाँ पे कोर रूप से यही देखा गया कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को ही ध्यान में रखा गया था। पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता चला गया ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ काफ़ी मात्रा में। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है तो कोयले का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो वहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट के जो फीचर होगा वो डिस्टर्ब होगा, है ना। उसका संगठन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। अब इसे CO2 की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। तो आगे चल के क्लाइमेट चेंज का भी कारण बन रहा है। इन सब से निपटने के लिए हमें केवल आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास पे ही ध्यान नहीं देना है, हमें दूसरी चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो समृद्धि हो रही है केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वहाँ पे निजी संपत्ति का काफ़ी बड़ा रोल होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके अपनी समृद्धि को हासिल करने का। लेकिन यहाँ कुछ सीमित लोगों तक ही समृद्धि हो रही थी ना, आर्थिक समृद्धि कुछ सीमित लोगों तक ही हो रही थी। तो समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित हो जा रहा था। इसी का तो प्रभाव होता है, कार्ल मार्क्स ने क्या होता है उसका विरोध करता है पूंजीवाद का। और जो समाज के निम्न तबके के लोग थे जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं थी, गरीबी था, पिछड़ापन था, उनका सपोर्ट किया था। तो इसका कहने का मतलब है कि आर्थिक समृद्धि से केवल कुछ लोगों तक सीमित लोगों तक उसका लाभ ना मिले, समाज के हर वर्ग का लाभ मिले, है ना, बराबर मिले सबको। मतलब कि बराबर तो नहीं, एक सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है उससे। आप देखोगे UNSDG में 17 लक्ष्य बताए गए हैं। उसमें देखो गरीबी उन्मूलन, भुखमरी, लैंगिक समानता और भी सारी चीज़ें हैं ना, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल, इन सब की बात की गई है। क्यों बात की गई है? इसलिए की गई है कि जिससे समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित हो, गरीबी किसी व्यक्ति के पास ना हो, वो भी समृद्ध व्यक्ति बने, है ना। तो तीसरा जो लक्ष्य होता है कि केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि समाज ही ऊपर बढ़े, क्योंकि हम इन्वायरमेंट से चीज़ें लेते हैं, उससे हम डेवलपमेंट करते हैं, तो इन्वायरमेंट को भी तो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है। अगर जैसे एग्जांपल लो, माँ बाप हैं हमारे, वो लोग हम लोग परवरिश करते हैं और बड़ा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी उनको भी हम वही सुविधा दें, वही सम्मान दें जो हमको मिला है। तो ये चीज़ हम जब देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हमको देंगी। ये चीज़ होता है कि नहीं होता है? अगर हम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे वही मूल्य सीखेंगे जो हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल जो
सतत हमारा संस्कार हो वो नहीं चल पाएगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। वैसे वही चीज़ है, आर्थिक समृद्धि हासिल करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिले, उस सम्मानजनक जीवन जिए, जरूरी है। तीसरा चीज़ है पर्यावरण भी संरक्षित रहे, जिससे कि आगे जब हम विकास फिर से आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए कोई काम करें तो हमारा पर्यावरण उतनी क्षमता रखे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें इसमें हम लोगों ने देख लिया था। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो यार बड़ा गड़बड़ चल रहा है ये तो। ये कहाँ से होगा? ये मेनू यहाँ से होगा ना। कहाँ से होगा ये? एरिया तो है इसमें। चलो ठीक है, हो गया। मूलभूत सिद्धांत में क्या देखा था हम लोगों ने? नवीकरणीयता। उसमें उसे हम क्या समझेंगे? हम इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज की यूज़ करेंगे और फिर से उनको समय मिले, फिर से जन्म ले सकें, है ना। दूसरा क्या था? अनुकूलनशीलता, कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना है कि पर्यावरण के साथ हम तालमेल बैठा सकें, ठीक है ना। तीसरा क्या था? प्रतिस्थापन। इसमें क्या था? हमें ऐसे कार्यों को रोकना है, ऐसे कार्यों को नहीं करना है जो पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए। हमें ऐसे कार्यों को करना है जो पर्यावरण के साथ साथ हमारा विकास सुनिश्चित करें, ठीक है ना। जैसे कि जीवाश्म ईंधन पे हम निर्भरता कम कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापित करना किससे? रीन्यूएबल एनर्जी से, है ना। चौथी चीज़ क्या थी? संस्थागत प्रयत्न। एक तो हम देश के अपने एक कंट्री के लेवल पे कर सकते हैं, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, हो गया। यहाँ पे देश के लेवल पे भी हम 3 स्तरों पे कर सकते हैं। हमारी संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय संरचना है, तो तीनों बॉडी हमारी काम करेंगी तीनों स्तरों पे, ठीक ना। और पांचवी चीज़ क्या थी? आत्म पर निर्भरता, वो अंतर्निर्भरता उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जब विदेशी व्यापार हो तो उसमें भी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाए। अब देखो हम आगे जो देखेंगे, अगला टॉपिक क्या था? अगला टॉपिक क्या था? नहीं, उसमें मैंने सब टॉपिक बनाए थे ना। चलो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने जो 17 लक्ष्य बनाए हैं उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसमें हर जो SDG 1 से लेकर 17 तक है, सब आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा कि SDG 7 में ये चीज़ है, SDG 7, 8, 12, 13 उसे मिलाने के लिए दे देगा। PCA 2021 में 23 में भी मिलाने के लिए पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जब मैं बताऊंगा तो उसको आप लोग नोट करिएगा, मेंस के दृष्टिकोण से मैं बताऊंगा इसमें। अब ना केवल प्रीलिम्स पढ़ेंगे, मेंस में भी हम कैसे उसको हैंडल करेंगे चीज़ों को, उसको भी देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो केवल सीमित नहीं रहना है, प्रीलिम्स तक ध्यान नहीं देना है, पूरा में जर्नी करना है आगे तक। UN SDG कितने लक्ष्य हैं? ठीक है ना, 17 लक्ष्य हैं। हम देखो जब UN SDG की बात करेंगे, 17 गोल हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे, पहले दूसरा तीसरा 16 तक नहीं, पहले हम ये समझेंगे 17वां क्या है। उसके बाद 17वें से हम समझेंगे कि 1 से लेकर 16 तक क्या है ना। पहले हम 17 को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दुनिया के और हमारे देश की, और 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने की, ठीक है ना। जो 17वां लक्ष्य है उसमें अब UN SDG 17, इसमें क्या है? जो ऊपर के जितने भी 16 लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए सामूहिक भागीदारी, ठीक है ना। लक्ष्य की प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी, सामूहिक, तेज से बोलो, क्या चीज़? वैश्विक भागीदारी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वैश्विक सामूहिक कर दो, ठीक है, ठीक है ना।
इसका मतलब सीधा सा हम समझेंगे, जो भी संयुक्त राष्ट्र ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको पूरा करने के लिए पूरे देश मिलकर काम करें। हो गया? लिख लिया सबने? वैसे कोशिश ये करिए कि चीज़ों को समझा दूं, उसके बाद आप नोट कर लो, ये सही रहेगा, ठीक है ना? बीच में मुझे रुकना नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखो कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं, एक वैश्विक लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र अगर निर्धारित कर रहा है तो एक वैश्विक निकाय है वो, ना, ग्लोबल बॉडी है। तो इसमें जो भी सदस्य देश होंगे, उसके अलावा और भी देश इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जो सतत विकास का लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाए, ठीक है ना? सबसे पहले ये समझ लो कि जो भी 16 लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी भागीदारी है। कोई एक देश या कुछ देश मिलकर इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ देश भी मिल जाएंगे तब भी बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग इतना बड़े पैमाने पर करेंगे, वो जितना सही करेंगे उतना गड़बड़ कर देंगे वो। तो यहाँ पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि भागीदारी, इस भागीदारी को समझेंगे अगर हम ऐसे कर लें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इसको, ठीक है ना? और इस चीज़ को कोई इंडिविजुअल देश भी अपना बना सकता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर, है ना? यहाँ पे हम ग्लोबल, यहाँ पे हम कर सकते हैं अपना सेंटर गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे लोकल बॉडीज़। ये डायग्राम बना लो, कहीं भी यूज़ करना है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, सीधे सीधे आपके नंबर पे फर्क पड़ेगा। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये देखो, ये जो वैश्विक साझेदारी है, यहाँ पे इसको बना दोगे तो आपका आंसर, जो मेंस का आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जानते हैं ना? ये डायग्राम बन जाएगा। हमें जो विश्व में निर्धारित किया गया, हमें अपने केंद्र सरकार अपनाएगी उसको, जो केंद्र सरकार अपनाएगी हमारे राज्य की सरकार अपनाएगी, उसके बाद जो नीचे की हमारी लोकल बॉडी हो वो अपनाएगी, ठीक है ना? सर ये जो डायग्राम बना है उसमें क्या जो ब्लॉक है छोटा बड़ा बनाएंगे कि सब एक जैसे ही बनाएंगे? जैसे ग्लोबल तो बड़ा, उस देखने के लिए ये है कि सेंटर पे ऊपर कौन है, ये अप्रोच है। ऊपर से चीज़ें बनाई गई हैं, लोगों द्वारा लागू की जा रही हैं। ये थोपा नहीं गया है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। जैसे हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन पढ़ा था, ऊपर से थोप दिया जाता था, तो यहाँ पे नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? कि हमें इस गोल को प्राप्त करना है। नहीं प्राप्त करेंगे उनके देश में, जैसे नीति आयोग काम करती है, शायद वैसे ही ये करेगी, ऐसे ही करेगी। सर ऐसे हम सोच सकते हैं उस चीज़ को ऐसे क्या बना सकते हैं क्या ऊपर से? बना सकते। अरे उसका मतलब ही उस बता रहा, सेंस वही है, उसको समझना नहीं है ज़्यादा। इसका सेंस ही मतलब है ऊपर से इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है? दिखा सकते हो, ठीक है ना? वो आपके एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करता है, आप नीचे से ऊपर करना चाहते हो, ऊपर से नीचे करना चाहते हो। अगर ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे करना तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप सेंटेंस को उसी अकॉर्डिंग फॉर्मेट करोगे। इसका मतलब समझा आपने? UNSDG जो 16 लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए इनकी भागीदारी होनी चाहिए। अभी एग्जाम्पल देखो इसका क्या होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, अभी G20 की मीटिंग हो रही है, इसमें क्या चीज़ अपनाया जा रहा है? हमारी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, साफ साफ नहीं लिखा, शब्द बोल दिया, लिख लेना। इसमें क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये सब लिख के रखिए, नोट करके रखिए, बहुत काम आएगा आपको। यहाँ पे नहीं, जब आप सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें इन सब चीज़ों को कोड करिए, अभी से आदत डालिए मेंस के लिखने का। तो अभी हम 2 एग्जाम्पल दे देंगे तो हमें ये लग जाएगा कि भारत का अप्रोच क्या है। भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया हमारा है, मतलब हम सभी लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। G20 की मीटिंग है, अब तो 21 हो गया है, ठीक है ना? अभी 21 को भी हम थोड़ा सा उसमें देखेंगे, ग्लोबल साउथ वाले कॉन्सेप्ट में। इस चीज़ को मैं, और जो SDG के लक्ष्य है प्राप्त करने में, अभी ग्लोबल साउथ का हम यूज़ कैसे करेंगे
जो हमारा टर्म आया है तो वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना, बता देंगे। हम सामूहिक भागीदारी में देख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि पृथ्वी सभी लोगों का है ना, हम लोग सारी पृथ्वी के लोगों को अपना मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लक्ष्य भी एक व्यापक लक्ष्य होगा ना, सबका हित हो, हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, ऐसा अप्रोच अपनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कहीं आंसर लिखें तो यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। हो गया? काम भी नहीं कर रहा यार। ऐड पेज क्लिक कर दीजिए सर यहाँ पे। किस पे? ऐड पेज यहाँ पे सर्चिंग में आता है। ये प्लस यहाँ पे सही है। ओके, सही है, ठीक है ना। UN-17 का प्रयोग अब हम करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक महाद्वीप का, एक देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। UN SDG 1 क्या है? गरीबी उन्मूलन। गरीबी के रूप में पूरे विश्व में समाप्ति। गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना। पॉवर्टी एलिमिनेशन कह सकते हैं क्या? एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन ना, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश वाले आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये देखो, ये चीज़ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपनाया गया है, ठीक है ना, ये हमारे देश में पहले से चला आ रहा है कि नहीं। हमारे देश में गरीबी उन्मूलन की बात पहले से चली आ रही है, लेकिन इसमें ये चीज़ देखना है कि ये केवल एक देश की बात नहीं हो रही है, सभी देशों में गरीबी को ख़त्म करना है, चाहे कोई विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे अल्प विकसित देश हो, कहीं भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस होता है, मतलब कि शायद UPSC के ऐसे में पूछा गया था, कहीं पर गरीबी की स्थिति होती है, कहीं पे किसी क्षेत्र में गरीबी की स्थिति विश्व के लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर देखोगे कि गरीबी कहीं है तो कहीं न कहीं दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकती है कि नहीं। तो गरीबी उन्मूलन के लिए सभी देशों पर, सभी देशों में इसको समाप्त करना, सभी देशों में गरीबी का उन्मूलन। जैसे आप देखोगे G20 मीटिंग भी हो रही है, उसमें भारत जो है ग्लोबल साउथ को बहुत तरजीह दे रहा है कि नहीं। ग्लोबल साउथ को लेकर भारत बहुत मुखर होकर काम कर रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ में 55 देश हैं, अभी G21 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है, तो G21 बन गया है ना, 21 बन गया है, तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। तो भारत का एक बड़ी भूमिका है कि जो 55 देश हैं, ये काफ़ी हद तक गरीबी, बेरोजगारी और संरचनात्मक समस्याओं से पीड़ित हैं। तो इनकी समस्याओं को दूर करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम कह सकते हैं कि अभी एग्जाम्पल ताज़ा लिख सकते हैं कि G20 मीटिंग ने भारत G21 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके भारत ने इसको भी शामिल कर लिया है कि यहाँ पर या हमारे एशिया में कहीं भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्लोबल साउथ की भारत बात कर रहा है ना, ग्लोबल साउथ। इस टर्म से कितने लोग समझते हैं? हिंदी में लिख लो ग्लोबल साउथ, हिंदी में भी ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। इसका मतलब कोई समझ रहा है ग्लोबल साउथ का मतलब? कोई बताएगा? ग्लोबल साउथ वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल नॉर्थ। देखो दुनिया दो प्रकार से, जो पूरा महाद्वीप है, दो पार्ट में डिवीजन है। जो नॉर्थ साइड में देश हैं, इनको बोला जाता है विकसित देश, लगभग विकसित देश हैं। यहाँ पश्चिमी नहीं बोलेंगे, पूरा नॉर्थ आप देखोगे तो लगभग पश्चिमी देश स्पेशली कर सकते हो। तो अक्सर देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा करके देश क्या हैं, डेवलप्ड हैं। लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप हैं, अफ्रीकन कंट्री, उसके बाद आप देखोगे कि दक्षिण अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट के देश हैं, वहाँ पर भी ब्राज़ील वगैरह, अर्जेंटीना वगैरह, ये सब जी पिछड़े हुए हैं, विकासशील देश हैं। और जो अपने एशिया में भी देख लो, जो साउथ की साइड में है, वो भी इस प्रकार से चीज़ों से पीड़ित हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो विकसित देशों का समूह है या विकसित देश पाए हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ में विकासशील एवं अल्प विकसित,
यही देश हैं। तो यहाँ पर जो गरीबी की स्थिति है, खास करके उनको समाप्त करना, ये वैश्विक लक्ष्य है। और कैसे प्राप्त करेंगे, पहले मैंने बता दिया कैसे प्राप्त करेंगे, सामूहिक भागीदारी से, ठीक ना। बार बार उस चीज़ को प्रयोग करिएगा। तो सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि G20 मीटिंग में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर ग्लोबल मतलब गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक सहयोगात्मक कार्य करने का कर सकते हैं क्योंकि गरीबी एक बड़ी समस्या है वहाँ पे, तो उस चीज़ को दूर करना तो हमें बताता है कि वैश्विक लक्ष्य हमारे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया के देश क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देना है यहाँ पे, सब चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में है, ये करंट के एग्जाम्पल हैं। भारत ने क्या प्रयास किया आपको पता ही होगा, जल्दी जल्दी बताओ, भारत ने क्या प्रयास किया इस चीज़ के लिए। अगर पूछेगा कभी गरीबी उन्मूलन या सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की आप चर्चा कीजिए, तो क्या बताओगे। हाँ, PDS और NFSA, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मनरेगा, बहुत सही, मनरेगा रोजगार की गारंटी देता है। और क्या क्या हुआ, ये चीज़ें हो गई हैं, 2-3 चीज़ें एग्जाम्पल रूप में आ गई हैं, ठीक है ना, इतना ही समझना काफ़ी है। और इसमें कोई चीज़ हमने देखा कि एक तो इंडिया के लेवल पे, एक विश्व के लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे G20 में 20 से 21 देश, 19 देश हैं, 2 यूनियन हैं। यूनियन में एक अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं और दूसरे में लगभग 30 के आसपास, 27-28 के आसपास हैं। तो ये 2 देश मिलकर क्या करना चाह रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य SDG 1 को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सामूहिक भागीदारी आ गई, दुनिया, अरे तो बता तो रहे हैं वैश्विक, इसीलिए मैंने पहले स्पष्ट कर दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले SDG 17 देख लो, उसमें सबकी भूमिका होगी, कोई एक देश नहीं चाहेगा ऐसा, सब चाहेंगे। दूसरा क्या है, SDG 2। इसमें जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे कि हमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। आप कोई चीज़ बताओगे तो उस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए एग्जाम्पल ही प्रमाणित करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना सब लोग, बिना एग्जाम्पल का वो तथ्य ऐसे रहेगा सिंपल। अगर देखो मान लो कि 10 लोग लिख रहे हैं, 8-9 लोग ऐसे लिख रहे हैं कि वो केवल सीधा सेंटेंस लग रहे हैं, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी समापन, ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं। अगर कोई ऐसा लिखे गरीबी उन्मूलन, PDS, मनरेगा, फिर नीचे लिखिए कि बेरोजगारी समाप्ति के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, तो उसका आंसर इफेक्टिव होगा कि जो पहले वाला सीधा लिखा है। किसका होगा, किसका होगा, जो एग्जाम्पल साथ दे रहा हो ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ें बहुत सारी मैं खुद से इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। SDG 2, इसमें शून्य भुखमरी है, 0 हंगर, यही है, और कुछ है। अब बताओ ये जिम्मेदारी किसी एक देश की है, सबकी है ना। आप लोग सही आ रहे हो, SDG 17 का यूज कर लो तुरंत। तो शून्य भुखमरी की दिशा में पूरे देश मिलकर काम करेंगे। इसके लिए वैश्विक प्रयास हम देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास चल रहा है। आप कोई बताना चाहेगा वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास चल रहा है। हाँ, उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमें ये बताती है किस देश में कैसी स्थिति है। तो दुनिया के देश ये निर्धारित कर सकते हैं कि किस देश की हेल्प करने की आवश्यकता है कि ना। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अभी देखो कि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या मानवता के दृष्टिकोण को देखते हुए अफ़गानिस्तान में गेहूं का एक्सपोर्ट किया था ना। तो ये मानवता की रक्षा के लिए या भुखमरी को समाप्त करने के लिए, वहाँ की गरीबी को कम करने में भी हमारा एक सहयोग रहा है। तो हम देखेंगे कि भारत ने क्या किया था, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया था। शून्य भुखमरी के लिए हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी हमने जो गरीबी निवारण के लिए देखा था, तो उसके लिए भी देखा था कि PDS वगैरह चल रही है, NFSA 2013 चल रहा है। और क्या चल रहा है, मोटा अनाज
कितने लोगों के दिमाग में था लेकिन यहाँ ये आ नहीं रहा था? कोई बताएगा? था तो यहाँ पे नहीं आ रहा था ना, तो लाना है अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए, ठीक है ना, और पूछिए भी। ऐसा नहीं है कि बंद केवल बैठे रहना है, सुन रहे हो तो पूछो भी उससे। 2 चीज़ें हुई, अफगानिस्तान का सपोर्ट हमने गेहूं के रूप में किया, ठीक है ना, और मोटा अनाज कार्यक्रम चल रहा है, PDS चल रहा है, NFSA एक्ट चल रहा है हमारा। तो इन सब चीज़ों को हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि हम क्या क्या प्रयास भारत द्वारा उठाया जा रहा है। ये अधिनियम बना गया है, इसमें गारंटी है कि इतने रुपए में इतना अनाज मिलेगा, ठीक है ना। और ये PDS जो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ना, क्या बोलते हैं उसको, यही बोलते हैं ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये एक सिस्टम है, इसके तहत ये वितरण करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। PDS में FCI वगैरह होती है, जो संस्थाएं बनी होती हैं, वो बफर स्टॉक बनाती हैं, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। बताएं। फूड पार्क्स बढ़िया है, बढ़िया एग्जाम्पल है। फूड पार्क्स में देखो, यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, गरीबी उन्मूलन में होगा। तीसरा चीज़, जीरो हंगर या भुखमरी भी समाप्त किया जाएगा, कुपोषण जैसी समस्याएं भी खत्म की जा सकती हैं, है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, फूड पार्क में क्या मतलब खाद्यान्न का उत्पादन होगा? खाद्यान्न का उत्पादन उसमें फूड पार्क में ये होता है कि क्या हो गया, आप यहाँ भी बता सकते हो। फूड पार्क में क्या होता है कि जैसे हमारे फूड ग्रेन्स, पहले आप समझो फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? अनाज का उत्पादन, उसको हम लोग फूड ग्रेन्स बोलते हैं, जो खाया जाता है ना, उसको बोलते हैं खाद्यान्न वस्तुएं। उस चीज़ का प्रयोग करके हम फूड पार्क्स में दूसरी वस्तु के रूप में चेंज करते हैं। अब से गेहूँ से गेहूँ की दलिया भी बनती है, आटा बनता है, तो उसका ब्रेड भी बनता है ना। तो इससे आम होता है, आम से अचार बनता है, तो ये फूड पार्क में ही होता है। उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो उस चीज़ को फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण चीज़ें बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसके माध्यम से चीज़ों को चेंज करते हैं। अभी हम उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण के लिए अलग से। अब बताओ वैश्विक स्तर पर क्या किया जा रहा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, UNFAO। कौन? यूनिसेफ। यूनिसेफ का क्या काम है? ठीक है, ये बच्चों के लिए शायद है क्या? यूनिसेफ बच्चों के लिए है ना। अब मैं 2-3 SDG बता के आपसे ही इनपुट लेना चाहूँगा। आपके दिमाग में है क्या चीज़ें, एग्जाम्पल है कि नहीं है, आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपना दिमाग भी थोड़ा चलाते रहिए। क्लास का मतलब नहीं केवल क्लास करना है, दिमाग को चलाइए और चीज़ों को पढ़ के आइए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अभी से एकदम पूरा बना लीजिए प्लान। हमें अगली बार मेंस देना है, बस नहीं कि अगली बार टेस्ट देना है। ये टेस्ट तो आपको बूस्ट करेगा, ठीक है ना। आपको मेंस देना अगली बार, ये दिमाग में रखना है। ये हो गया। तीसरा क्या है? क्या हुआ? अच्छा स्वास्थ्य एवं उच्च जीवन स्तर। अच्छा स्वास्थ्य एवं ऊंचा जीवन स्तर। जीवन स्तर से क्या समझते हो? इसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग यही होगा, इंग्लिश यही है, देख लेना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये बताओ, 2 स्तरों में बांटा था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और अब बताओ कोई इंडिया में क्या चल रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है? आयुष्मान भारत, बिल्कुल।
आयुष्मान भारत, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भारत ने कुछ अधिनियम भी बनाए हैं कि इसे मानसिक स्वास्थ्य वाला जो 2017 में एक्ट आया था, उसमें जैसे दिव्यांग पर्सन है उनके लिए कुछ कैटेगरी बनाई गई थी, उनके लिए भी यहाँ पे काम होता है, ठीक है ना। अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, ऊंचा जीवन स्तर। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो उत्पादनशील होगा ना, उसमें क्षमताएं ज़्यादा होगी प्रोडक्शन करने की, ठीक है ना, तो आर्थिक विकास के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ेगी। अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो वो उत्पादन करेगा, रोजगार मिलेगा, उत्पादन करेगा, उससे होगा क्या, सेविंग्स होगी, उसकी बचत होगी। तो यहाँ पे क्रय शक्ति क्षमता आती है, उसकी चीज़ों को खरीदने की क्षमता भी पैदा होगी, तो वो अपने जीवन को सुधारने के लिए चीज़ों को खरीद के सुधार कर सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो HDI, ये एक पैमाना देता है कि कौन से देश किस स्तर पे है। उस देश को इस डाटा के माध्यम से अपने देश में सुधार कर सकता है कि हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना है। भारत ने भी इसका प्रयोग करते आया है कि हमारे यहाँ हम इंडेक्स में सुधार करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाएं ना। तो जो पैरामीटर बताते हैं, जो पैरामीटर ये लोग बताते हैं कि हम इस आधार पर स्वास्थ्य की या शिक्षा की गणना कर रहे हैं, रैंक दे रहे हैं, तो उस आधार पर कोई देश सुधार करता है, ठीक है ना। जैसे लैंगिक समानता, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। उसमें एक पार्ट है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। लैंगिक अंतराल खत्म कर तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए। तो उस पैमाने में अगर कोई देश पीछे है तो उस पैमाने में सुधार करके थोड़ा सा अपने इंडेक्स में सुधार ला सकता है। उसको पता है कि हमारा ये कमजोर एरिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। क्रय शक्ति आएगी, फिर ये जीवन स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा। आगे चलें। चौथा क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसको क्वालिटेटिव एजुकेशन, हो गया। इससे हम सीखेंगे क्या, शिक्षा अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम, यहाँ पे एक विशेषण लगा हुआ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए, जिससे लोगों का विकास हो सके। हम कह सकते हैं कि आजीविका सृजन करने वाली है कि नहीं, आजीविका सृजन करने वाली। अब देखो, आजीविका सृजन करने वाला व्यक्ति नेचर को हार्म भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, ये देखो आप लोग एग्जाम्पल ही नहीं आ रहा, बताओ। ये NAP 2020 इसमें बात की गई है, और बताओ कोई। इस एरिया में NCERT तो काम कर रहा है सर, NCERT की शिक्षा के स्तर पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है, बता दिया ना, NAP का भी एक उद्देश्य है कि सर्वांगीण शिक्षा। हाँ, सर्वांगीण विकास, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास मतलब है कि उसका आध्यात्मिक विकास भी। देखो सर, वो ऐसा विकास होगा कि वो पर्यावरण का भी ध्यान रखेगा। तो हमें SDG पढ़ रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखना है। तो केवल आजीविका ही सृजन नहीं करेगा, पता लगे कि मतलब कि आजीविका सृजन करे सबको खत्म करता चला जाए, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, इन्वायरमेंट के भी प्रति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे NAP में बात की गई है, और कहाँ बात की गई है, जैसे RTE राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें बात की गई है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो मानव का आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास मतलब वो दूसरे की हेल्प करने की क्षमता रखता हो। अगर वो विकास कर लेता है तो दूसरे के भी हेल्प कर ले। आध्यात्मिक विकास ये होता है कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है बट लालच को नहीं पूरा कर सकती है। तो ये आध्यात्मिक विकास की बात होती है कि इंसान को संवेदनशील व्यक्ति बनाता है,
कैसा? संवेदनशील। कोई कार्ल मार्क्स के विचार को फॉलो करना चाहेगा? ऐसे एक राइटर हैं, इन्होंने कहा है शिक्षित रह नाश हो तू नौकरी के लिए बने। क्या चीज़? ऐसे एक राइटर हैं, लेखक हैं, इन्होंने कहा है कि शिक्षित रह नाश हो क्योंकि तू नौकरी के लिए बनी। शिक्षा तेरा नाश हो तू नौकरी के लिए बनी। तो हम कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो तो नौकरी के लिए बने और साथ साथ और लोगों के लिए बने ना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो यही होगी। अगर देखो किसी व्यक्ति में अगर चारित्रिक विशेषताएं हैं, कोई व्यक्ति का मतलब अच्छा चरित्र है, वो गेन भी करेगा, अगर किसी व्यक्ति को पीड़ा में देखेगा उसकी हेल्प भी करेगा, है ना। कुछ व्यक्ति होंगे आप देखो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन अगर कोई सामने पड़ जाता है उसकी कोई देखभाल नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये कैसा विकास है ये? हम कहेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकास है? हम तो ये कहेंगे उसके माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दी, उसने संवेदनशीलता या संवेदनहीनता को दिखाया ना। तो इसी प्रकार से हम चीज़ों को फ़र्क करते हैं। तो शिक्षा ऐसी भी हो जानी चाहिए कि नैतिक उत्थान भी करे, नैतिक उत्थान भी करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए अभी देखोगे कि बाद में जो यूपीएससी में पीसीएस में एथिक्स को जोड़ा गया है, इससे पहले एथिक्स नहीं थी। उसका हम एम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें फील्ड में आया तो कुछ न कुछ अंदर की विशेषताएं रखता हो ना। इसमें अगर दो चीज़ों में बांटना हो तो दो चीज़ों में बांट के लिख सकते हो, भौतिक उत्थान, नैतिक उत्थान, दोनों की बात कर सकते हो, या आध्यात्मिक बोल सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोई इतना आध्यात्मिक हो जाए, जैन धर्म की तरह अहिंसावादी इतना हो जाएगा, वो विकास ही ना करना चाहेगा, कहेगा मतलब यहाँ खनन करेंगे तो बहुत सारे जीव मर जाएंगे, तो चल नहीं पाएगा। तो चरम पे नहीं जाना है, कुछ ऐसा भी दृष्टिकोण भी रखना है, कुछ इसका सामंजस्य बनाना है। तो सतत विकास का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारा विकास भी करें और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी बैठा के रखें। ऐसा ना है कि उसको हम ख़त्म कर दे, वो हमारे पे ख़त्म करने तुल जाए, तो ऐसा नहीं करना है। हो गया? अगला क्या है? लैंगिक। अब इसको आप लोग बताओ। लैंगिक समानता, कोई इंग्लिश बताएगा? कौन बताएगा? लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। आबादी के रूप में देखोगे कि तू रहती है कि 50% उनको माना जाता है, 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं, लेकिन देखोगे कि बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं पीछे हैं। तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है सर। आदिकाल से चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसको दूर करने का जो मानसिकता है, एक होता नहीं पितृसत्तात्मक सोच, तो एक कह सकते हैं कि एक कल्चर में रहा है चीज़ों को, मतलब कि शामिल हो गई हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। महिलाओं को अगर किसी चीज़ में आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो तो अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है ना। अभी आप देख लो पीसीएस जे का रिजल्ट आया, किसी लड़की ने टॉप किया है। अरे सर सिविल से सब लड़के ही टॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? समानता नहीं। इसका मतलब क्या है? मौका मिला है, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। हाँ ये है सर, लड़कियों को मौका मिलना चाहिए। और मिलना चाहिए नहीं, मिलना है भाई, ठीक है। लैंगिक समानता, यहाँ पे विकास का मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुष से विकास करें। इसका मतलब ये निकलेगा कि केवल पुरुष का ही विकास ना हो, पुरुष ही सारे निर्णय पुरुष ही ना ले, ठीक है ना। उसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, तो उनको भी डिसीजन मेकिंग हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें महिलाओं भी पार्टिसिपेट होना चाहिए। होता नहीं है, एक मिनट, अब उस चीज़ को आते हैं। जैसे कोई पॉलिसी बनाना हो, कहीं पे घर में हो या राज्य को बनाना हो, कोई देश को बनाना हो, या पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें बनानी हो, अगर केवल पुरुष ही बनाए या महिला ही बनाए तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे का छूट जाएगा, है कि नहीं। जो महिलाओं की समस्या है वो स्पेशली वही जानती हैं, तो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए देखो कि भारत में क्या बना है, एक महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसका काम क्या है? महिलाओं को, हाँ, उसके
बिल्कुल, ये देखो आवाज़ बहुत आ रही है यार, बढ़िया है। सर तो 50-50 रहना चाहिए हमारे ख्याल से। सभी लोग जेंडर इक्वलिटी के पक्ष में हैं। जेंडर इक्वलिटी, ठीक है ना, ये तराजू है, ठीक है ना, बड़ा तराजू मतलब ये समझिए ना कि मतलब इसका ज़्यादा वेट दिया गया है, ठीक है ना, इक्वल। यहाँ पे इस लक्ष्य को भी हासिल करना है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी की बात हो, आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी की बात हो, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, सब में महिलाओं को बराबर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। बेटी बचाओ एग्जाम्पल आपने बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टेम कार्यक्रम चलाया है। कन्या सुमंगला योजना यूपी का है ना, कन्या समृद्धि योजना सेंट्रल लेवल का है। तो आयुष्मान योजना, अभी आपने देखा होगा कि जो उज्ज्वला योजना आई थी उसमें महिलाओं के नाम पे जो गैस सिलेंडर बांटा जा रहा था। तो ये वुमन एम्पावरमेंट, जब महिलाओं लैंगिक समानता की दिशा में काम किया जा रहा है। और एक चीज़ और रहता है कि जेंडर बजट, इसमें महिलाओं के, स्पेशली महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है कि इनके इन कामों पे बजट का खर्च किया जाएगा, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रकार की चीज़ें स्पेशली उनको बनाया जाता है उनके लिए कि जिससे उनका भी एक लेवल बने, स्थान बने, तो इस प्रकार की उनकी भूमिका बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक समानता भी SDG का लक्ष्य है, किसी देश का, किसी राज्य का, दुनिया का लक्ष्य है ये, ठीक है ना। महिला में प्रतिभा है, ये चीज़ हम लोग बराबर रिजल्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। अभी किसी ने कहा था कि मतलब कि जो JEE का रिजल्ट आया है उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुई हैं। उन्होंने कहा अगर महिलाएं ना होती तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान में रखना। नहीं गलत तो है लेकिन चीज़ें तो हैं, महिलाएं अगर आगे पार्टिसिपेट कर रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सफल भी हो रही हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो ऐसा मानना कि अगर ना होती तो मैं सेलेक्ट हो जाता, तो ऐसा गलत, तो सोचना, ठीक है ना। और क्या आगे, आने वाले विषय है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की कुल मिलाकर स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यही होगा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मोदी जी कहते हैं हर घर जल योजना। बहुत सही, क्या बात है, लाइन पे आ रहे हो तुम लोग। और कोई बताएगा। टैप टू वाटर 24 आवर्स टैप टू वाटर। हाँ, और रेलवे में तो सर पैसा डालो और पानी निकालो, ऐसा काम तो चल रहा है सर। तो मतलब उससे ये रहता है कि पानी वेस्ट नहीं जाता है जितना। अब ये देखो स्वच्छ जल आएगा कैसे। नमामि गंगे योजना, हाँ कार्यक्रम है। हर घर जल योजना हो गई, और जल जीवन मिशन हो गया, अटल भूजल योजना हो गई, हाँ अमृत सरोवर योजना। तो अगर कहीं लोकल बॉडी में लिखना हो तो एक मिल जाता है ना कि अमृत सरोवर योजना चल रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि स्थानीय लेवल से लेके पूरे ग्लोबल मतलब कि लेवल तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो हर जगह प्रयास हो रहा है। वैश्विक स्तर पर सर बता दीजिए, समझ में नहीं आया किसका? इसमें वैश्विक स्तर पे एक आधे एग्जाम्पल। इसमें वैश्विक स्तर पर यही है कि आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो लक्ष्य रखा गया है इन सभी देशों का, वो तो ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या कर सकते हो। रामसर साइट बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रामसर साइट्स, और क्या, मैंग्रोव संरक्षण। इनको माना जाता है कि जो जल होता है प्रदूषित रहते हैं तो ये उसके जो प्रदूषक रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल को क्लीन बना देते हैं। मैरीन के समुद्री तटों में लगाया जाती है, मैरीन करके भी कुछ एक रामसर साइड सिस्टम चलता है, उसमें 12 साइडें हैं पूरे विश्व में।
देख लेना अभी, ठीक है ना। भारत में शायद एक है जो मतलब पश्चिम तट पे क्या नाम, स्पेसिफिक नाम बताओ उसका। मैरिन रेफिक्स करके मुझे याद है। मैरिन हॉटस्पॉट करके। अच्छा, एक मिनट, सही कह रहे हो। मैरिन हॉटस्पॉट जैसे हॉट स्पॉट होता है उसी प्रकार से मरीन हॉट, थोड़ा सा दूसरा सेंस में है, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए, कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर के लिए स्पेशली वो नहीं है। तो वाटर को देखो, रामसर साइट्स हैं, रामसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए योजना चलाई गई है, मतलब पूरे देश में। क्या? हर घर शौचालय और स्वच्छ भारत अभियान, इतना पर्याप्त है समझने के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में आती रहती हैं, तो ये चीज़ें हैं। भारत के संदर्भ में आप लोग देख लिया। तो ये SDG का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि पानी पिए, पानी कैसा होना चाहिए और किसी देश तक हो सीमित हो, ये किसी देश तक सीमित होना चाहिए ये, तो पूरे देश की जिम्मेदारी है कि हर देश इस पर प्रयास करे, है कि नहीं। स्वच्छता के लिए भी सारे देश काम करेंगे। इसमें इन सब चीज़ों में यही निहित है कि सतत विकास होगा तभी हो पाएगा ये। अगर असतत विकास हुआ तो ख़त्म हो जाएंगे फिर। असतत विकास की एग्जांपल देख लो कि रामसर साइट्स कंजर्व करने की आखिर ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत है। जल का स्तर बना रहे वो ठीक है, बट ये देखो कि ये ख़त्म हो रहे हैं तो अनसस्टेनेबल तरीके से इनका यूज हो रहा है। सर पहले जल सतत मंत्रालय नहीं था, अब जल सतत मंत्रालय नहीं एक बार सुन लो, बाकी चीज़ें पढ़ते रहना। पहले ये देख लो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें, फिर से अब रिगेन कर सकें, रीजनरेट हो सकें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो संधारणी विकास नहीं है, वो कुछ पीढ़ियों तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ना। जीवाश्म ईंधन के कॉन्सेप्ट यही है, हम लोग जो जीवाश्म ईंधन से स्विच कर रहे हैं, मतलब हट रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं किस तरफ, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ। हमें पता है कि 70-80 सालों में, 100 सालों में जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर जो आगे पीढ़ी विकास नहीं कर पाएगी। तो अभी से हमें उस तकनीकी का प्रयोग कर लेना है कि आगे आए पीढ़ी जो है इसका भी उपयोग कर सके, और जो तकनीकी विकास हम करेंगे आगे वाली भी पीढ़ी उस तकनीकी के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर सकेगी, ठीक है ना। तो सोलर पैनल किस लिए हो रहे हैं, सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं, तो इसीलिए तो हो रहा है। उसका प्रतिस्थापन करो, वो नुकसान कर रहे हैं ना। वो ज़्यादा दिन तक विकास के लिए रुके नहीं रहेंगे। अगर ज़्यादा दिन तक विकास प्राप्त करना है तो हमें संधारणीय अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत? अगला देखो क्या है, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। अब इसमें भी देखो स्वच्छ लिखा हुआ है, सस्ती क्यों लिखा है, सस्ती क्यों लिखा है, सभी लोगों तक पहुँच। हाँ, तो मतलब है कि अगर बिजली जो ऊर्जा होगी वो सस्ते दर पे होगी तो एक आम व्यक्ति भी खरीद सकता है, उसको बार्डन कर सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ सस्ती भी होनी चाहिए और स्वच्छ क्यों होगी, कैसे हो पाएगी, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए ना। और दूसरा जो नवीकरणीय हो, ऐसा ना हो कि मतलब उसका लिमिटेड रिसोर्स हो और भविष्य। हम कह सकते हैं कि अत्यधिक दोहन या अंधाधुंध दोहन चीज़ों का नहीं होना चाहिए। अंधाधुंध दोहन नहीं होना चाहिए। इसकी बदले कैसी होनी चाहिए, नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से। अरे हो गया, उसमें व्यवस्थित तरीके से संसाधनों का कुशल दोहन। यहाँ पे देखो कुशल दोहन लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि आँख मूंदो और करते जाओ, ऐसी चीज़ें नहीं अपनाना है। हो गया, 1 मिनट हो गया, आधा मिनट नहीं चलेगा, चलो ठीक है, 1 मिनट हो गया। अब देखो इसके लिए हमारा भारत क्या प्रयास कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
पीएम कुसुम योजना, ठीक है, पीएम, बहुत सही, कुसुम योजना। और कोई बताएगा? रिन्यूएबल एनर्जी, वो नहीं आएगी सर। क्या चीज़? उज्ज्वला योजना, अरे बोलो तेरे से। उज्ज्वला योजना, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा ना, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। और क्या आ जाएगा? योजना तो मांगी है सर, गैस इतना महंगा हो गया सिलेंडर। महंगा हो गया है। देखो उद्देश्य उसका यही था कि सस्ती चीज़ें मिले, अब महंगा हो रहा है तो उसके पीछे और भी रीजन होंगे। तो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है चीज़ों पे, ठीक है ना। अब पेट्रोल का कीमत बढ़ गया था, 100 रुपये 80-90 रुपये हो गया था। उसके पीछे रीजन कुछ था कि हम जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वहीं से चीज़ें महंगी मिल रही हैं ना, तो ये चीज़ हो सकती है। गैस तो सर बाद में ही बनती है। क्या चीज़? अरे बताओ तो। अब देखो कोरोना काल में कई सिलेंडर जो है मुफ्त में मिले थे, दिए गए थे। अब इसका आगे गड़बड़ है कि आप निकालेंगे सर। अरे निकालेंगे नहीं, हम नहीं कह रहे निकालेंगे, लेकिन देखो समय के साथ चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं मतलब कि चीज़ें सस्ते में ही मिलेंगी। सरकार जो है सब्सिडी धीरे धीरे कम कर रही है। अगर सब्सिडी दे तो ये तुम्हारा फ्री में मिल जाए, उसका क्या मतलब है फिर? तो सब्सिडी चीज़ों को हटा रही है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप बजट पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि सरकार जो है रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है उससे अब हट रही है, धीरे धीरे कम कर रही है। बढ़ा क्या रही है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो इसको हम देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पे एक मिशन इनोवेशन चल रहा है, आपके सबके दिमाग में है, कोई बताना चाहो? मिशन इनोवेशन। और कोई एग्जांपल? क्या चीज़? रिन्यूएबल एनर्जी दोनों जगह ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ISA कितने लोग नहीं जानते हैं? ऊर्जा एजेंसी सर, इसका सोलर अलायंस ना, गुरुग्राम में मुख्यालय भी है सर। तो ये वैश्विक लेवल पे चल रहा है, भारत भी काम कर रहा है और वर्ल्ड लेवल के देश भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ यहीं पर जो है गुरुग्राम में सचिवालय, ठीक है। और क्या चल रहा है? वन सन, आगे बताओ। वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव। वसुधैव कुटुंबकम व्यापक शब्द है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। खाना मिले तो सबको मिले, वसुधैव कुटुंबकम का यही तो लक्ष्य होगा। वन ग्रिड इनिशिएटिव, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। सर हिंदी में बोलिए। हिंदी, अरे ऐसे ही लिख लो, इसका टर्म इंग्लिश में लिखो। इनिशिएटिव नहीं लिख पा रहे हो यार। एक सूर्य, सुन लो, एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। ग्रिड होता है मतलब कि इससे जहाँ से पावर सप्लाई होती है, जनरेट होती है, वहाँ से सप्लाई होती है, ठीक है ना। तो वन ग्रिड, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। हो गया। G20 का कुछ इनपुट करना चाहोगे? G20 का वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यहाँ पे फ्यूचर को ध्यान में रख के काम किया जा रहा है, तो वो चीज़ें ध्यान रखना है। हो गई। आगे क्या है? एट, क्या चीज़? तेज से बोलो, सुनाई कम देता है हमको। चलो ठीक है। अच्छा काम एवं आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक विकास, अच्छा काम एवं आर्थिक विकास। अच्छा काम में देखो ये निहित है कि मतलब कि गंदे पर्यावरण में व्यक्ति काम ना करे, उसके लिए एक स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल सही हो, वहाँ का इन्वायरमेंट सही हो ना, वहाँ पे उस व्यक्ति के लिए खतरा कम हो, है ना। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मगर सर हमने एक चीज़ देखी है, जब मैं पेपर देता हूँ जैसे PCS प्री का
तुम देते हो तब। आज मतलब ये करा रहा है इसलिए जब सर मेरा अधिकार है ना कि मैं पूरी तरीके से ऑक्सीजन या मतलब पंखा हवाले से अधिकार तो है तुम्हारे पास। हाँ अरे बढ़िया है। अरे वो दे नहीं पाएगा ना, तो देने वाला है वहाँ पे। तुम्हारे लिए ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, फिर एक बाटल लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। आर्थिक विकास, जो भी चीज़ें होनी चाहिए, आर्थिक विकास का मतलब आर्थिक विकास नहीं है। और भी क्या है, अभी बताया था 3 लक्ष्य। आर्थिक विकास केवल आर्थिक विकास नहीं है, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण भी होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छे काम में व्यक्ति को सम्मानजनक काम मिले, ऐसा नहीं है गंदे पर्यावरण में काम कर रहा है, वो काम करते करते उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए एक ऋण होता है, तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। भी देखो, जो श्रम अधिनियम थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है, लेबर लॉ में चेंज हुआ है, उसमें जो काम करेंगे व्यक्ति, जो निकाय है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वर्ष में एक बार उनकी हेल्थ चेकअप आए। ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, तो अच्छा काम की दिशा में हम लिख सकते हैं उसको। ठीक। और आर्टिकल 21 में हमारे संविधान द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि हमें स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। इस प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना। और ग्लोबल लेवल पर लेना चाहो तो आप जो UN-SSC है ना, संयुक्त UN कॉन्फ्रेंस फ्रेमवर्क, नहीं, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही है ना, ये भी काम कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे करने पतली चलती है, ऐसे करने मोटी चल रही है क्या? पता नहीं कैसे चल गई मोटी। सर आपने आज दूसरा वक्त हो गया सर, इसीलिए। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ से घबराओ मत। 9 क्या है? उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हो गया? इसमें भी एग्जाम्पल सर। यहाँ पर बताओ। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों चीज़ों का आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। इनोवेशन मतलब होता है नई धाराएं, नए तरीके, उत्पादन के नए तरीके, जीने के नए तरीके, है ना। पेटेंट राइट किस पे होता है? नवाचार, जो नई नई चीज़ें उभर के आती हैं उनके लिए पेटेंट राइट होता है। तो नई नई विचारधारा, जैसे कोरोना वायरस हुआ था तो भारत ने कोविड वैक्सीन को विकसित किया था, तो भारत का एक नवाचार कह सकते हैं, इनोवेशन किया था भारत ने। इस प्रकार से चीज़ें, नई नई चीज़ें होनी चाहिए। अगर सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग कर पाएँ, इसके लिए हमें नई तकनीकी का इस्तेमाल करना है। वो आएगा कैसे? नवाचार से ही आएगा। स्टार्टअप वगैरह इसीलिए बन रहे हैं कि कुछ नई गतिविधियाँ करें, रिस्क लेके काम करें। तो नवाचार बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आप जिए तो नए तरीके से जिएँ, इन्वायरमेंट के साथ मिलकर जिएँ, ऐसा नहीं है कि पुरानी पद्धति पे आप जीते रहें। तो इस विचार को हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इंडस्ट्री का ये मतलब नहीं है कि केवल आर्थिक विकास का ही काम करें। 2 लक्ष्य और हैं, कौन कौन से? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन। ठीक है ना। अब बुनियादी ढांचा, किसी भी देश के आर्थिक विकास को अगर बल देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए? जैसे देखो, ग्रीन इकोनॉमी की बात की जाती है, ग्रीन हरित अर्थव्यवस्था, ठीक। और दूसरी चीज़ ग्रीन इन्वेस्टमेंट,
ग्रीन इन्वेस्टमेंट, हरित निवेश, हरित जीडीपी, इस प्रकार की बात की जाती हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, हाँ, ग्रीन जीडीपी, इन सब में चीज़ें यही नीति है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, ठीक है ना। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी परियोजना ना बनाओ जो केवल पर्यावरण को दूषित करे, ठीक है ना। ऐसी परियोजना बनाओ जो आर्थिक विकास के साथ साथ मानव का विकास हो, साथ में पर्यावरण को भी एक दिशा में ले चले, उसको भी संरक्षित करती रहे। सागरमाला वगैरह कार्यक्रम जो चल रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि इसी जब काम हो रहा है। हमारे यहाँ कैंपा फंड बनाया गया है, अगर कोई विकास का काम हो रहा है तो कहीं कोई चीज़ लॉस हो गई है, इकोलॉजी डैमेज हुई है, उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए वो पैसा यूज किया जाता है। जैसे मान लो क्या कैंपा फंड है, वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैंपा फंड, हिंदी में लिख लो आप लोग कैंपा फंड ऐसे। ठीक है ना। इसका मकसद क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं पे खनन का काम हुआ, खुदाई का काम हुआ और वहाँ पेड़ नष्ट हुए हैं, तो फिर से जब काम समाप्त हो जाए या वो यूज करने के लायक नहीं रह जाए तो वहाँ पे वनारोपण कर दिया जाए, ठीक है ना, फिर से वो प्रकृति के लिए काम करें। अभी देखो यहाँ पे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे नहर भी खुदाई हो रही है ना, बांध भी बनाए जाएंगे, तो वहाँ पे डैमेज होगा। तो अगर सरकार चाहेगी तो उस चीज़ को फिर से जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को अगर फिर से हमें इन्वायरमेंट को उतना वापस करना है तो इस फंड का उपयोग करके वनारोपण कर सकती है, ठीक है ना। अभी देखो इस चीज़ के लिए इसमें तो नहीं बताना है, वो दूसरी चीज़ है। जैसे चीता का पुनर्वास किया जा रहा है, उसका मतलब ही क्या है? इंसान को तो अगर छोड़ दो ना तो पूरा 1952 में चीता को ख़त्म कर दिया था इंडिया में। तो ह्यूमन का नेचर देखो, अगर वो चाहे तो केवल एक ही काम करेगा, सब खत्म कर देगा, है कि नहीं। लेकिन भौतिक उत्थान ही नहीं करना है, नैतिक उत्थान भी करना है। इसीलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई इसमें, कि जब भी कोई काम किया जाए केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं, कुछ व्यक्तियों के लिए विकास के लिए नहीं। जैसे 1952 तक चीता खत्म हो गया भारत में, वो कैसा अप्रोच था? संधाड़ी नहीं था, क्योंकि जब चीता ही खत्म हो गया इंडिया में तो फिर क्या रह गया संधाड़ी उस जो जीव के लिए। तो वहाँ पे कुछ चीता जो है मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अम्ब्रेला स्पीशीज बोला जाता है, हाँ, संतुलन रखता है पूरा वातावरण को, सही, इसलिए वो जरूरी है। ठीक ठीक, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। ग्रीन जीडीपी, इकोनॉमी, ये सब कॉन्सेप्ट यही है कि हरित लिखा हुआ है। हरित का मतलब क्या समझेंगे? हरित मतलब क्या समझेंगे? यहाँ पे इकोलॉजी समझेंगे, पर्यावरण समझेंगे, ठीक है ना, ये समझेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी पर ही ध्यान दो। आज के लोग कान पकड़ कर रहे हैं, ये भी इसको भी ध्यान दो यार, ग्रीन इकोनॉमी पे चलो। श्रीलंका ने इसका यूज किया था, देख रहे हो क्या हाल है। भाई साहब बात ऐसी होती है, अभी रातों रात प्लान बना दो, हमको आईएएस बनना है तो बन जाओगे। इसके पीछे एक पूजा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा आपको। कोई बढ़िया चीज़ हो और हद से ज़्यादा हो तो नुकसानदायक हो जाता है। हाँ, कोई चीज़ है उसको सही तरीके से लागू ना करना। अब इससे एक मिनट सुनो, श्रीलंका ने जो अपनाया, आप कह सकते हो उसका अप्रोच सही था? उसने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा था। कोरोना चल रहा था, उसका टूरिज्म भी इफेक्टिव था, प्रभाव भी नहीं था ना, और भी चीज़ें, इनकम के सोर्स बंद थे। तो ऐसे समय में अगर चीज़ों को स्विच कर रहे हो तो समस्याओं का समाधान कैसे कर पाओगे? तो अभी हमने हरित क्रांति को अपनाया था, तो हम चीज़ों का मूल्यांकन करके अपनाया था। ऐसा नहीं कि चीज़ों को एक बैग कर दो, तो सिस्टम से हमने अपनाया था। तो ये होना चाहिए, आप जब भी कोई चीज़ करें तो सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। अब एक बैग कोई चीज़ चेंज करोगे तो वो दिक्कत करेगी ना। बाहर से खूब खेल के आओ, ठंडा पानी पी लो तुरंत, तो इसका प्रभाव क्या होगा? जुकाम होगा, शरीर को बुखार होगा। तो कह सकते हो कि उसका सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत आएगी तुरंत। ये चीज़ है। आय का काम क्या है बताओ भाई, काहे बोल रहे हो यार? असमानता में कमी,
असमानता में कमी। इसको हम कह सकते हैं कि एंड टू इनइक्वालिटी। इंग्लिश वाला देख लेंगे सही लिखा है, ट्रांसलेशन कमज़ोर होगा। या हम कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी एलिमिनेशन ना, एलिवेशन भी कह सकते हैं, असमानता को समाप्त करना। अब यहाँ देखो हमें फिर वही अप्रोच अपनाना है कि देश के भीतर और वैश्विक स्तर पर असमानता को समाप्त करना, असमानता को बनाए रखना, बिल्कुल सर, बनाए रखना। कम करना। अच्छा, तो यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच खराब हो जाएगा इतना समझाने का। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल कम करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करना। शब्द नहीं ध्यान दिए तुम। चलो ठीक है। सर इसमें एग्जाम्पल जैसे कि भारत के जैसे क्षेत्रीय मतलब असमानता है उनको लेकर के एग्जाम्पल। हाँ, जैसे सर आर्टिकल 30 देखो हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ा था, तो उसमें ये था कि एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि क्षेत्रीय असमानता समाप्त नहीं हुई। क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में रख कर नहीं काम किया गया। अगर क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में देख कर काम किया होता तो हर राज्य को अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग विकास करने का अवसर मिलता। हर राज्य अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करता, उसी हिसाब से आर्थिक नीतियाँ तय करता, फिर क्या करता, आर्थिक अपने स्टेट के जीडीपी को बढ़ाता और स्टेट के लोगों का जीवन का स्तर ऊंचा होता। यही है। तो देश के भीतर, राज्यों के बीच, ठीक, जिलों के बीच या गांवों के बीच, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्थानीय स्तर पर इनके बीच असमानता खत्म करो, इनके बीच जो भी रिसोर्सेज हैं उनका उस समुदाय के लिए यूज करो, पूरे समुदाय के विकास को बढ़ाओ, ठीक, और सभी लक्ष्य प्राप्त करो। भुखमरी समाप्त करो, गरीबी खत्म करो, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराओ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर असमानता खत्म करना, लिख दिया ना, राज्यों के बीच असमानता खत्म करना। जैसे उत्तर के भारत के जो राज्य हैं अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाते हैं, दक्षिण के भारत के राज्य जैसे मुंबई हो गया, तमिलनाडु, ये सब चीज़ें हैं विकसित राज्य माने जाते हैं। भाषा के आधार पे कह सकते हैं, नस्ली आधार पे कह सकते हैं इसको, असमानता को लेकर के। असमानता यहाँ पे तुम क्या पढ़ रहे हो? हाँ कह सकते हो, असमानता यहाँ पे आर्थिक विकास को ध्यान में रख कर करना है, ठीक है ना। स्पेशली इन चीज़ों को ध्यान रख रखना है कि ले सकते हो यार, ब्रॉडर सेंस में ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम उसको कर सकते हैं आर्थिक संविधान में भी तो आर्टिकल 39 इसी बात को कहता है कि जो आर्थिक असमानता है। अब देखो एक चीज़ देख लो, हम लोगों ने पढ़ा था जेंडर इनइक्वलिटी, तो यहाँ पे जेंडर के आधार पर असमानता है, उसको भी ले लो, ख़त्म करो। राज्यों के बीच आर्थिक असमानता है, उसको भी ख़त्म करो। और क्या, विश्व स्तर पर इस चीज़ों को हम कर सकते हैं। जैसे भारत ने अफगानिस्तान को गेहूँ निर्यात किया तो कैसा था, यही अप्रोच था। तो ये चीज़ें हुई। क्या हो गया? क्लास रही क्या? किसकी है? अंकित सर की? ठीक है।